नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PHC बाय DC सर। दोस्तों, हमारी जो MP जीके की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका आज 10वां लेक्चर है। दोस्तों, आप सभी को पता है यह सीरीज कितने अच्छे से हम कवर कर रहे हैं। आपको लगातार डेली 25 प्लस प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जिसकी हम डिटेल पर भी बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है आपको इस सीरीज को देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। दोस्तों, जैसा आप प्यार इस पे बना रहा है वैसा ही इस पे बना रहे, मेरी यही उम्मीद है और मैं यही मोटिवेशन के साथ आपके लिए डेली यह लेक्चर लेके आता हूँ। तो दोस्तों, इस सीरीज को आप अपने लिए संजीवनी बूटी समझ लीजिए कि जो आपका आने वाला MPPSC प्रीलिम से उसके लिए यह संजीवनी बूटी का कार्य करने वाली है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि 40 से 45 प्रश्न सीधे MPPSC से पूछे जाएंगे और आजकल थोड़ा डीप में जो मध्य प्रदेश का संस्कृति यानी कल्चर है वह बहुत डीप में पूछा जा रहा है। तो उसी को हम डीप में इसमें स्टडी करते हैं, उसके प्रश्न भी मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। कभी उससे रिलेटेड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन होती है उसे भी मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो जैसे इसका नाम है रोटी सीरीज या इससे बाहर कुछ नहीं, तो ये पक्का है इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप सभी को पता है आज तारीख थी 23/11/2024 और 23/11/2024 के दिन जो हमारी FLT सीरीज चल रही है उसका पहला टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ था, जिसका नाम था संकल्पना एवं विचार। तो इसकी हमने PDF भी प्रोवाइड कराई थी, साथ साथ यह एप्लीकेशन पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। कभी आपको लगाना हो तो हमारी एप्लीकेशन PHC बाय DC सर डाउनलोड कर लीजिए और इसे ज़रूर लगाइए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है PHC बाय DC सर, उसे ज्वाइन कर लिए, वहाँ से आपको PDF आसानी से मिल जाएगी। PDF के साथ साथ इसकी आंसर शीट भी आपको मिलने वाली है। कभी इसको आपको ज्वाइन करना हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 499 में बहुत अच्छी सीरीज चल रही है और आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में सीधे यहाँ से प्रश्न सीधे आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, देखिए कैसे लगाते हैं इसमें तुक्का। सर, मुझे केवल एक पता है कि सर भोपाल का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, ये बात मुझे पता है। अब मैं देखता हूँ भैया ये क्या बोल रहा है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें सबसे अधिक वाला। तो सर इंदौर का नहीं है, जबलपुर का नहीं है, ग्वालियर का नहीं है, मुझे एक ही पता है, वो है भोपाल। तो क्या आप इससे इसका राइट आंसर नहीं लगा सकते थे? कभी आपको 4 नहीं पता है और केवल एक पता होता तो आप इसका राइट आंसर लगा देते। अब देखो दोस्तों, जनसंख्या घनत्व की हम बात करते हैं तो एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, जब हम मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 236 है। यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 236 लोग मिनिमम रहते हैं। जो 2001 में था उस समय हमारा जनसंख्या घनत्व 196 था, जो कि 40 अंक इसमें वृद्धि हुई है। जब हम राष्ट्रीय स्तर के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 382, ये सभी आपको पता है। मध्य प्रदेश के जो सर्वाधिक घनत्व वाले जिले हैं उनमें है भोपाल, जिसका सर्वाधिक है 855, आपको याद रखना है। फिर आता है इंदौर, और इंदौर का जो है वह है लगभग 840 के समथिंग। ठीक है, 840 के समथिंग आप याद रख लेगा ना। फिर जबलपुर आता है, जबलपुर का 473 हमें देखने को मिलता है। फिर आता है ग्वालियर, तो ग्वालियर का जो हमें देखने को वो मिलता है 446। ठीक है, न्यूनतम की बात करते हैं तो सर डिंडोरी आपने पहले भी बताया था, कितना है? 94, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद श्योपुर आता है, जिसका कितना है? 104 है। देखिए 4 ऑप्शन पूछ रहा है इसलिए हम 4 ही पे बात करेंगे। फिर आता है पन्ना, तो पन्ना का 142 है। फिर बैतूल या रायसेन दोनों एक साथ आते हैं, जिसका कितना है? 157 है। 157 है। तो दोस्तों यह सब बातें आपको याद रखना है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जो जनसंख्या होती है वह जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत गिनी जाती है। सर मध्य प्रदेश का कितना है? तो 236 है। और राष्ट्रीय कितना है? तो 382 है। सर 2001 में हमारे यहाँ का जनसंख्या घनत्व 196 था, जो कि 40 अंक वृद्धि हुई है। अब और ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हो जाएगा जब 2026 में जनगणना आएगी। हमारे यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सर भोपाल में 855 और न्यूनतम डिंडोरी में 94। तो यह सभी बातें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं
छीपा शिल्प संबंधित है। तो देखिए छीपा शिल्प कुछ नहीं होती है, एक कपड़े के ऊपर, जैसे मान लीजिए आपने कभी टेटू बनवाया होगा, कहीं घूमने गए होंगे माता जी के मंदिर वगैरह, तो वहाँ पर टेटू बनाने वाले आते हैं। तो वह क्या करते हैं, एक लकड़ी के ऊपर डिज़ाइन बना लेते हैं और लकड़ी की डिज़ाइन को आपके हाथ पे छाप देते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि इसी डिज़ाइन का कोई सा एक लक्कड़ के ऊपर डिज़ाइन बनी होती है, उसके द्वारा लकड़ी जो हमारे कपड़े होते हैं उसके ऊपर छाप बनाई जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है, छिपा कला मेनली कहा जाता है। तो देखिए किस पे बनाई जाती है, तो सर छिपा शिल्प संबंधित है किससे, तो सर कपड़े से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपड़ों से संबंधित है। मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं तो भैरवगढ़ आपने सुन रखा होगा, उज्जैन बहुत प्रसिद्ध छिपा कला के लिए जाना जाता है। फिर आपने बाघ प्रिंट सुन रखी होगी, तो बाघ प्रिंट में भी क्या होता है, छिपा कला का ही इस्तेमाल होता है, यानी उस पर भी छाप मारते हैं। फिर उसके बाद आपने छीट कला सुन रखी होगी जो सिरोंज की है, उसमें भी क्या होता है, मेनली हमारे यहाँ छिपा कला का ही इस्तेमाल होता है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। और एक और बात याद रखनी कि जो छिपा कला से संबंधित जनजाति है वह कौन सी है, गोंड जनजाति। तो यहाँ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि छिपा कला मुख्य रूप से गोंड जनजाति के अंतर्गत चलती है, यानी गोंड जनजाति द्वारा छिपा शिल्प का कार्य किया जाता है। तो कितने सारे पॉइंट है, इन सभी को आपको याद रखना है। जो बाघ प्रिंट है वह उज्जैन की नहीं है, कहाँ की है, धार की। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कानन घाटी कोयला क्षेत्र की खदान कौन सी है। देखिए दोस्तों, हम कोयला क्षेत्र तो सर डेली पढ़ा रहा है आप हमें, तो जिसमें मैंने आपको बताया था सतपुड़ा आता है, और सतपुड़ा के अलावा दूसरा कौन सा आता है, तो मध्य भारत आता है। 10 बार पढ़ चुके हैं अपन। फिर सतपुड़ा मैंने आपको बताया था पेंच नदी घाटी आती है एक, और एक आती कानन नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, दोनों पढ़ते हैं छिंदवाड़ा में। कहाँ पढ़ते हैं, छिंदवाड़ा में पढ़ते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर तो हो जाएगा जुन्नार देव। जुन्नार देव को नया जिला बनाने की बात हो रही है, तो उसको भी आपको याद रखना है। अब देखो पेंच के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक आता है न्यूटन, भैया इसे तो आपको याद ही रखना है। फिर आता है दांतला, दांतला के बाद आता है रावणवाड़ा, रावणवाड़ा के बाद आता है इकलेरा, चांदा मेटा। तो ये प्रमुख खनिज जो खनन है वो कहाँ पर होता है, पेंच क्षेत्र में होता है। कानन की बात करते हैं तो कानन में आता है छपाट, दमुआ, फिर आता है यहाँ पर जमाई पनारा, फिर यहाँ पर आता है जिन्नौर। यहाँ पर जो जुन्नार देव लिखा है वो क्या है, जिन्नौर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जुन्नार इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने एमपी की पॉलिटी कंप्लीट कर ली, जो हमारा लाइव बैच चल रहा था आप सभी को पता है। उसमें हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के नाम याद करे थे, जिसमें हमने देखा था पहला सर रविशंकर जी हैं। रवि के बाद सर जो आते हैं भगवत जी आते हैं। रवि आया ना, सूरज आया, सूरज जैसे ही उठता है तो कौन आ जाते हैं, भगत लोग आ जाते हैं, यानी भगवत जी आ जाते हैं। और जैसे ही भगवत आते हैं तो वो कहाँ पर जाने लगते हैं, कैलाश नाथ के पास जाने लगते हैं, यानी कैलाश नाथ कौन हो गए, हमारे शिव भगवान के पास वहाँ जाने लगते हैं। और शिव भगवान के पास जाके वो उनके क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, और दर्शन से क्या हो जाता है, द्वारिका प्रसाद हो जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के पहले 4 मुख्यमंत्री थे कौन, रविशंकर, भगवत राव मंडलोई, तीसरे कैलाश नाथ काटजू, चौथे द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो भैया यहाँ पर कौन कौन दिख रहा है, तो सर रविशंकर देखने को मिल रहा है, भगवंत राव मंडलोई देखने को मिल रहा है, कैलाश देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, भगवत दयाल शर्मा। तो भगवत दयाल शर्मा की बात करते हैं तो भैया ये जो आदमी थे वो कौन थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। आप सभी को मैंने पढ़ाया था कि भैया भगवत दयाल शर्मा कहाँ के, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। फिर ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं। कब बनते हैं, जब अर्जुन सिंह का कार्यकाल होता है उस समय ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद इन्हें उड़ीसा का राज्यपाल भी बनाया जाता है। कहाँ का, उड़ीसा का राज्यपाल भी बनाया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी रवि यानी सूरज उठेगा सर तो मध्य प्रदेश के पहले हो जाएंगे। फिर वह भगवत प्राप्ति के लिए स्नान करेगा, फिर वह कैलाश चला जाएगा, वहाँ पर वह आराम से ध्यान करेगा, और फिर द्वारिका नाथ आके अपने पूरे पाप धो देगा। ऐसा कुछ भी एक ट्रिक आप बना लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
तूमेन अभिलेख किस जिले में है? अब देखो दोस्तों, तूमेन अभिलेख की हम बात करते हैं तो यह तूमेन गांव में स्थित है। कहाँ पर? तूमेन एक गांव है अशोकनगर में। अब जो भाई साहब ने पेपर बनाया उसको पता नहीं है कि अशोकनगर और गुना अलग हो चुके हैं, और अब जो तूमेन अभिलेख है वो किस में आता है? अशोकनगर के अंतर्गत पड़ता है। तो इसका राइट आंसर, कभी इसके हिसाब से चलेंगे तो गुना होगा, पर हमें क्या याद रखना है? अशोकनगर याद रखना है। कहाँ पर है तूमेन अभिलेख? अशोकनगर में है। देखिए, तो ये एक प्रकार का गुप्त अभिलेख है। देखिए, अब गुप्त अभिलेखों की बात करते तो हमारे यहाँ तूमेन मिलता है, जो कि कहाँ पर है? अशोकनगर में हमें देखने को मिलता है। फिर सर हमें उदयगिरी का भी एक लेख देखने को मिलता है, जो कहाँ पर देखने को मिलता है? विदिशा में। फिर हमें देखने को मिलता है एक एरण अभिलेख, जो कि हमें कहाँ पर मिलता है? सागर में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? सागर में देखने को मिलता है। फिर हमें एक सूपिया अभिलेख भी सर देखने को मिलता है गुप्तकालीन, वहाँ मिलता है रीवा में। ठीक है। फिर सांची का अभिलेख भी हमें देखने को मिलता है, जो कहाँ पर मिलता है? सर रायसेन जिले में हमें देखने को मिलता है। फिर मंदसौर अभिलेख भी गुप्तकालीन बताया जाता है, आपको याद रखना है। तो देखिए, तूमेन अभिलेख की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर? अशोकनगर में है। और इसमें बात करते हैं तो यह किसका है? कुमार गुप्त का अभिलेख है। किसका? कुमार गुप्त का अभिलेख है, ये बात आपको याद रखना है। इसमें कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया है, ये बात आपको याद रखना। और सूर्य मंदिर के निर्माण की बात, यानी एक मंदिर के निर्माण की बात भी इसमें कही गई है, ये बात आपको याद रखना है। उदयगिरी अभिलेख आप सभी को पता है कहाँ पर है? विदिशा में। एरण अभिलेख आप सभी को पता होगा, भानुगुप्त का लेख है, जिसमें सती प्रथा का लेख हमें देखने को मिलता है। सूपिया में सर घटोत्कच का नाम हमें देखने को मिलता है। घटोत्कच का नाम हमें देखने को मिलता है, जो गुप्त काल से संबंधित है। और जो सांची का रायसेन अभिलेख है, इसमें आर्यों को दान देने की बात कही गई है। किसको? आर्यों को दान देने का अभिलेख हमें किस में मिलता है? सांची अभिलेख में देखने को मिलता है। तो यह जो इम्पोर्टेंट बात है आर्यों को दान देने की, वह सांची अभिलेख में मिलता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? भैया 10 बार बता चुका हूँ कि सर रॉक फॉस्फेट कहाँ पर होती है, तो सर हमारे मुख्य रूप से झाबुआ में होती है। और झाबुआ के अलावा सर सागर में होती है, छतरपुर में भी वर्तमान में थोड़े बहुत निक्षेप मिल जाते हैं, दमोह में इसके निक्षेप मिलते हैं, पर मुख्य रूप से कहाँ पर होती है? झाबुआ में। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में कभी हम मध्य प्रदेश का नंबर देखते हैं तो कौन सा आता है? दूसरा आता है। ठीक है। और किस में पूछा गया? ADPO जो MPPSC ने लिया था उस एग्ज़ाम में यह पूछा गया था कि रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर है। फिर रॉक फॉस्फेट का जो इस्तेमाल होता है वह मुख्य रूप से उर्वरक उद्योग में होता है, यानी फर्टिलाइजर्स उद्योग में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वरक उद्योग हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पर होता है? झाबुआ में। मैंने आपको बताया था NFL कहाँ पर है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, तो सर गुना में है। और जो झाबुआ से रॉक फॉस्फेट निकलता है वह इसी प्लांट में पहुँचाया जाता है। सीमेंट उद्योग में आप सभी को याद रखना है क्या इस्तेमाल होता है? चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? सीमेंट उद्योग में। लोहा इस्पात उद्योग में मैग्नीज का इस्तेमाल भी किया जाता है। फिर चूना पत्थर का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर लेते हैं। तो इन सभी का इस्तेमाल भी होता है प्योरिटी बढ़ाने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्रिस्टल IT पार्क कहाँ पर है? तो भैया डेली भंवरकुआ जाते हो आप, जाते हो, और भंवरकुआ जाने से पहले एक चौराहा पड़ता है IT पार्क, देखा होगा आप सभी ने। कौन कौन है इंदौर से? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, सर मैं इंदौर से यह क्लास देख रहा हूँ। और जो बच्चा बोलेगा इंदौर से, उसके लिए मेरी तरफ से कोई गिफ्ट है, जो काल्पनिक होगा परंतु आपको गिफ्ट ज़रूर दिया जाएगा। तो जल्दी से इंदौर वाले हाजिरी लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो IT पार्क आपने देखा होगा, कॉफ़ी हाउस है इंडियन कॉफ़ी हाउस। इंडियन कॉफ़ी हाउस के सामने हमें देखने को मिलता है सर क्रिस्टल IT पार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। आगे हम चलते हैं। भूमरा प्रसिद्ध है। तो देखो भैया, हमारे यहाँ गुप्तकालीन मंदिर भी देखने को मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है। अब गुप्तकालीन मंदिर में सर हमें कहाँ देखने को मिलता है? एक मिलता है भूमरा। और यह भूमरा कहाँ पर है? तो यह जो भूमरा है, आप बताइए जल्दी जल्दी कहाँ पर है? फिर भूमरा के बाद हमें एक नाचना कुठार देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? नाचना कुठार देखने को मिलता है। फिर हमें एक तिगवा देखने को मिलता है। ठीक है। तो देखिए तिगवा कहाँ पर है? तो सर ये है जबलपुर में, तिगवा घाट हम आपने पढ़ाया था। फिर नाचन कुठार कहाँ पर है? तो अजयगढ़ एक तहसील है उसके पास है, पन्ना में।
फिर भूमरा कहाँ पर है, तो भूमरा मेनली कहाँ पर पड़ता है, तो सतना में हमें भूमरा देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, सतना में यहाँ देखने को मिलता है। अब जो भूमरा है, भूमरा में हमें शिव मंदिर देखने को मिलता है। क्या, शिव मंदिर देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। और जो नाचन कुठार में है वहाँ पर हमें कौन सा, पार्वती जी का मंदिर देखने को मिलता है। किसका, पार्वती जी का मंदिर देखने को मिलता है। और तिगवा में हमें विष्णु भगवान का मंदिर देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है सर, शिव मंदिर है भूमरा का प्रसिद्ध, जो कि कहाँ पर है, सतना जिले में हमें पड़ता है। और यह तीनों मंदिर गुप्तकालीन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो अमरकंटक की जब हम बात करते हैं तो अमरकंटक कहाँ पर है, चचाई में। चचाई वाटरफॉल का नाम आपने सुन रखा होगा। तो चचाई में क्या है, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र, और यह कहाँ पड़ता है, अनूपपुर जिले में पड़ता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। आगे चलने से पहले यहाँ बता देता हूँ, बीरसिंहपुर में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र हमें मिलता है। कौन, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र हमें देखने को मिलता है। फिर सारणी में सर आपने हमें थोड़े दिन पहले बताया था, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र देखने को मिलता है। फिर डोंगलिया में सर संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र हमें देखने को मिलता है, जिसे डोंगलिया ताप विद्युत केंद्र भी कहते हैं। तो देखो सभी जगह पर अलग अलग है और डेली यही हम बात कर रहे हैं। और देखो ये जो पेपर है ना, वह जो अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ पीएससी ने जो लिया, कब, पिछले संडे के दिन। तो ये वह पेपर है जो कि 17 तारीख के दिन हुआ था, 17 हमारे नवंबर के दिन, उस दिन का यह पेपर है। तो देखो कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कितने इजी आ रहे हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं वही पेपर में आ रहा है। अभी देख लीजिएगा, आपकी सर आपने ये नहीं पढ़ाया था, ये हमारे पेपर में नहीं आया था, एक भी कभी आप बताएंगे ना तो मैं मानूंगा हाँ, एक दो कभी नहीं आए होंगे, बाकी मैक्सिमम बातें यहीं से पूछी गई हैं। फिर देखो 3 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं हम 3 जुलाई 2024 के दिन। तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ नवंबर 2023 में या दिसंबर 2023 में नई सरकार का गठन हुआ था, जिसमें जगदीश देवड़ा जी, कौन, जगदीश देवड़ा जी, जो कि कहाँ से हैं, मंदसौर से हैं। इनको मध्य प्रदेश का वापस से वित्त मंत्री तथा साथ में उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो यहाँ बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो सर वित्त मंत्री करते हैं। तो किसने किया होगा, तो सर जगदीश देवड़ा ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगदीश देवड़ा। राजेंद्र शुक्ल भी आप सभी को पता है, उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, साथ में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो कि कहाँ से, रीवा विधानसभा क्षेत्र से हैं। आप सभी को इतना पता होना चाहिए। अब जो बजट पेश किया गया था वो किया गया था 3,65,000 करोड़ का। कितना, 3,65,000 करोड़ का वह बजट पेश किया गया था। और 2023 की तुलना में देखते हैं तो 16% अधिक यह बजट था। शिक्षा में आपको एक दो पॉइंट याद बता देता हूँ कि शिक्षा में 22,600 करोड़ रुपए क्या किए गए थे, प्रदान किए गए थे। इतना ही याद रखना है। इसके ऊपर अपना वीडियो डला हुआ है डीसी सर की एप्लीकेशन, डीसी सर के यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसे देख सकते हैं। बजट का पूरा बहुत अच्छे से मैंने बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एमपी ऑनलाइन किसके बीच एक सहयोग है। तो देखो भैया, एमपी ऑनलाइन क्या है, तो एमपी ऑनलाइन एक एमपी गवर्नमेंट की क्या है सर, इंटरनेट सेवा है या इंटरनेट ऑनलाइन सेवा है, जिसके माध्यम से हम सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ इसकी स्थापना हुई थी सर जुलाई 2006 में, ये भी बात आपको याद रखना है। और यहाँ मध्य प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीच का एक उद्यम है, यानी एक प्रकार का यह जो सहयोग से बना है वो किस किस के, मध्य प्रदेश सरकार और टीसीएस द्वारा इसे संचालित किया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, माधवराव सप्रे संग्रहालय कहाँ संबंधित है। संग्रहालय संबंधित है तो किससे संबंधित है, आप सभी को पता है। माधवराव सप्रे बहुत प्रसिद्ध क्या रहे हैं, पत्रकार रहे हैं। इनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, पथरिया दमोह में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और यह प्रसिद्ध पत्रकार थे, तो इन्हें पत्रकारिता के लिए इनका क्या बनाया गया, माधवराव संग्रहालय बनाया गया है। कहाँ पर, तो भोपाल में बनाया गया है। ये बात आपको याद रखना है। इनके द्वारा कुछ कविताएं लिखी गई, एक मिट्टी भर टोकरी, एक मिट्टी भर टोकरी, हिंदी ग्रंथमाला, तो ये सभी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई थी।
माधवराव सप्रे स्कॉलरशिप भी हमारे यहाँ चलती, जो पत्रकारिता में दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ओरिएंट पेपर मिल की हम बात करते हैं तो ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? हमारे सर शहडोल में स्थित है। कहाँ पर? शहडोल के अमलाई नामक स्थान पे ओरिएंट पेपर मिल स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमलाई। मध्य प्रदेश में कागज उद्योग की बात करते हैं तो आप सभी को पता है एसपीएम सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो नर्मदापुरम जिले में है सर। 1967-68 में उसे बनाया गया था। फिर आप सभी को पता होगा पेपर प्रिंटिंग नोट प्रिंटिंग प्रेस मिल, नोट प्रिंटिंग प्रेस मिल कहाँ पर है? तो सर देवास में है और 1974-75 में इसे बनाया गया था। फिर देखो एक और मिलेगी नेशनल पेपर मिल, ये कहाँ पर है? तो ये बुरहानपुर में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। फिर एक आता है टिश्यू पेपर मिल। टिश्यू पेपर यानी मलिन कागज़ जो होता है छोटे छोटे, वहाँ कहाँ पर है? इंदौर में इसकी मिल लगी हुई है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख क्या हैं? कागज उद्योग हैं, तो इनके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा घाटी में कम वर्षा का सर्व प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है यार, हमारे यहाँ सर जब हम मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं, जब आप मध्य प्रदेश का ऐसा मैप बनाते हो सर, हमें यहाँ मिलती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और यहाँ पर है नर्मदा घाटी। सर जब वर्षा हमारे यहाँ कहाँ से आती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है। तो आप सभी को पता है कि अधिकतर पानी, इसकी ऊंचाई भी अधिक है, 1350 मीटर हमारे यहाँ सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। तो इसके द्वारा क्या कर लिया जाता होगा? पानी को रोक लिया जाता होगा। तो इसके कारण क्या होता होगा? नर्मदा घाटी में कम पानी गिरता होगा। तो देखिए क्या है, सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण, तो बिल्कुल सही है। नर्मदा में तक मानसून हवाएं शुष्क हो जाती, ये बिल्कुल गलत है। विंध्याचल पर्वत वृष्टि छाया होने के कारण, ये भी गलत है। घाटी गहराई होने के कारण, ये भी सब गलत है। हमारे यहाँ जो मुख्य कारण है वो क्या है? सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण क्या होती है? कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक चोंडी नामक ग्राम था, और चोंडी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था कब? 31 मई 1725 के दिन। कब हुआ था? 31 मई 1725 को इनका जन्म हुआ, और 1795 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है, याद रखना है इनको। और 31 मई के दिन इंदौर का दिवस बनाया जाता है। इंदौर का जो एक हर ज़िले में का जो क्या बोलते हैं अपन, स्थापना दिवस के रूप में कब बनाया जाता है? तो 31 मई के दिन इंदौर का स्थापना दिवस बनाया जाता है, और वह क्या होता है? देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म समारोह उस दिन आयोजित किया जाता है। और इनके बारे में आप सभी को पता होगा, महेश्वर घाट इनके द्वारा बनाया गया था। फिर महेश्वर इनके द्वारा बसाया गया, महेश्वर को इन्होंने राजधानी बनाई थी। इतनी सभी बातें इनके बारे में आप सभी को पता होगी। इनकी जो शादी होती है वो किससे होती है? खांडे राव से होती है, परंतु खांडे राव की जल्दी मृत्यु हो जाती है। 1765-66 में उनकी मृत्यु हो जाती है खांडे राव की। उसके बाद किसे राजा रानी बनाया जाता है? देवी अहिल्याबाई होलकर को होलकर का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट खनिज के संचय के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थान है? तो आज ही हमने पढ़ा था कि बॉक्साइट सर किसका अयस्क होता है? तो बॉक्साइट होता है सर एल्यूमिनियम का खनिज। किसका होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और इसका जो हमारे यहाँ खनन होता है वह कहाँ पर होता है? बेहट के पठार में इसका खनन किया जाता है। तो आपको याद रखना है, बेहट या बेहड़ दोनों का भी नाम आते हैं तो सही होगा। तो कहाँ पर होता है? बेहड़ पठार में इसका क्या होता है? खनन होता है, आपको याद रखना है। फिर अगला देखते हैं, गल प्रमुख पर्व है। तो देखो क्या होता है, होली के अगले दिन, होली के अगले दिन क्या होते हैं? आदिवासी लोग बाग घूमने जाते हैं, और घूमने जाने को ही क्या कहा जाता है? गल पर्व कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बनाया जाता है। और पश्चिमी क्षेत्र में सर रहती है भील जनजाति, और भील जनजाति का यह त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? डेली पढ़ रहे हैं इसे कि सर नाम कब बदला था? तो 2007 में बदला था। बना कब था? 1972 में बदला था। 21 सितंबर 2007 के दिन नाम बदला था। 24 अक्टूबर 1972 को स्थापना हुई थी।
अध्यक्ष सर इसका मुख्यमंत्री होता है, 10 बार बताया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री। और ये किस दिन का पेपर में आया, अभी 17 नवंबर के दिन पेपर हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो कहीं से हम गलत पढ़ रहे हैं क्या, तो नहीं पढ़ रहे हैं सर, बिल्कुल सही हम पढ़ रहे हैं और सही दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि इस सीरीज़ को जो सीरियस होकर देख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बच्चा बाद में आके, पेपर के बाद में आके मुझसे बोलेगा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सीरीज चलाई थी उसके दम पे आज मेरे पूरे 45 प्रश्न जो एमपी से आए वो सही हो गए, और उसके कारण सर मेरा सिलेक्शन हो गया मेंस के लिए। अब मैं मेंस पढ़ने बैठने वाला हूँ दम से। ठीक है, तो यह सीरीज को आपको देखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की रबी की फसल है। तो भैया रबी की फसल कब होती है सर, हमें पता है कि अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और सर फरवरी मार्च में हम काट लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रबी की फसल बोलते हैं। तो ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब मोटा प्रकार का अनाज है, और यह सभी कब किया जाता है, खरीफ की फसलें हैं ये, यानी कब, जून जुलाई में बोई जाती हैं और कब, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। सोयाबीन भी एक खरीफ की फसल है, आप सभी को पता होगा। तो रबी की फसल की बात कर रहा है, यानी जो अभी बोते हैं तो वो क्या है, गेहूँ है, और इसके साथ हमारे यहाँ चना लगाया जाता है, तो वह भी क्या है, गेहूँ की रबी की फसल है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन से प्रेरित था। तो आप सभी को पता है 1930 में सर जंगल सत्याग्रह हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, और जो जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में होते हैं उसका कारण रहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद यह दूसरा बड़ा आंदोलन उनका होता है। ठीक है, इसके द्वारा हमारे यहाँ कहीं कहीं जंगल में क्या घास काट के क्या किया जाता है, अंग्रेज़ों का विरोध किया जाता है। उसमें से प्रसिद्ध है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। बैतूल में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ के समीप ही हुआ था। वहाँ पर गुंजन सिंह कोरकू या गंजन सिंह कोरकू नाम आता है, उनके द्वारा क्या किया गया था, जंगल सत्याग्रह किया गया था, आपको याद रखना है। फिर सिवनी में आता है, सिवनी में एक जगह आती है टुरिया नाम की, तो टुरिया में भी क्या हुआ था, यहाँ पर दुर्गा शंकर मेहता नामक एक व्यक्ति थे, तो दुर्गा शंकर मेहता द्वारा भी यहाँ पर क्या किया गया था, जंगल सत्याग्रह किया गया था। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सभी में क्या हुआ था, जंगल सत्याग्रह उस टाइम आयोजित किया जाता था। तो आपको याद रखना है कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का सर्वाधिक अपवाह किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। किस में है, महाराष्ट्र में हमें सर्वाधिक अपवाह देखने को मिलता है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में देखते हैं तो सर मध्य प्रदेश में तो बैतूल से निकलती है, सूर्यपुत्री कहा जाता है, और बुरहानपुर में बहते हुए यह कहाँ पर, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए किस में मिल जाती है, तो सर हमने देखा है अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी सर आपने बताई थी पूर्णा, ये भी सभी को याद होगा। इसका नाम मैंने बताया क्या, सूर्यपुत्री, तो यह बात भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के गठन के लिए किसी गांव की न्यूनतम आबादी कितनी होना जरूरी है। तो आप सभी को पता है एक ग्राम में कभी हम ग्राम पंचायत बनाते हैं तो 1000 जनसंख्या होना बहुत ज़रूरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भृत संहिता के लेखक कौन है। तो भैया मैंने 12 मिहिर के बारे में थोड़े दिन पहले ही आपको बताया था, और इनका प्रश्न आया था कहाँ से संबंधित है, तो मैंने बताया था कायथा उज्जैन से यह संबंधित है, ये बात भी हमने की थी। एस्ट्रोलॉजर हैं बहुत बड़े, भूगोल वेत्ता भी बहुत बड़े हैं, तो इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, उसका नाम क्या था, भृत संहिता लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 12 मिहिर। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो आप सभी को पता है जाम गोदरानी की पहाड़ी है, कहाँ पर, देवास जिले में, यहाँ पर सबसे पहले मध्य प्रदेश का पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था। अब रतलाम में बहुत तादाद में पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, लगभग 100 मेगावाट का वहाँ पर सबसे बड़ा प्लांट हाल ही में स्थापित किया गया पवन ऊर्जा का। ठीक है, फिर पवन ऊर्जा के द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो कहाँ पर होती है, इंदौर जिले में होती है, ये बात भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा विभाग संबल 2.0 योजना का प्रबंधन करता है। तो भैया सर ये संबल योजना क्या है। तो संबल योजना आप सभी को पता है असंगठित मजदूरों के लिए चलाई गई थी। ठीक है, कब, कोरोना काल में, तो 2018 में यह योजना शुरू हुई थी, और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनकी कभी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें कितने 5000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। एक्सीडेंट भी हो जाता है उसमें भी इनको सहायता दी जाती है।
तो देखिए कौन है, मजदूरों के लिए संबल योजना। तो मजदूर कौन देखता है, तो सर श्रम विभाग देखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रम विभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब 2 प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है। दूसरा है भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और कभी सीरीज पसंद आ रही हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी कभी आपको लगता है कि सर इसमें थोड़े आप चेंजेस कीजिए, तो वह चेंजेस भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कभी मुझे अच्छे लगेंगे चेंजेस तो मैं उनको भी अप्लाई करूँगा। ऐसे ही हम डेली मिलते रहेंगे। कल वापस इस क्लास के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद।